हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल से यस टू लिटरेचर। गाइस, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है लिटरेरी थियोरी में जो फेमस थियोरीज थे हमारे आई ए रिचर्ड्स पर। गाइस, अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि हमारी आई ए रिचर्ड्स से पहले मैंने फेमिनिस्ट राइटर्स की पूरी 2 पार्ट में सीरीज कवर करवा दी है और लिटरेरी थियोरी की हमारी सीरीज चल रही है। अगर आपने वो सब वीडियोस नहीं देखे हैं तो गाइस मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मेंशन कर दूंगी, आप वहां से जाके उन्हें देख सकते हैं। और गाइस मैं पहले अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम अर्चना अग्रवाल है और मैंने अभी यूजीसी नेट का जो फैब अटेम्प्ट दिया था वो मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट विद अ वेरी गुड परसेंटाइल क्वालिफाई किया है। एंड गाइस, जो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे हैंड रिटन नोट्स में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जिनसे पढ़कर मैंने खुद ने अपना यूजीसी नेट का अटेम्प्ट क्लियर किया है। और मुझे उम्मीद है गाइस कि मेरे नोट्स आपको भी काफ़ी पसंद आएंगे। तो अगर मेरे नोट्स आपको पसंद आते हैं तो गाइस मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए और इन नोट्स को अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए जो भी लिटरेचर से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। गाइस, उनके लिए बहुत एडवांटेजेस होंगे और बहुत हेल्पफुल होंगे। तो गाइज, मैं चाहूँगी सबसे पहले आप मेरे सेशन को लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइज, ताकि आपको सारे प्रीवियस जितने भी मेरे वीडियोस हैं जो मैंने क्या गाइज टोटल एग्जाम ओरिएंटेड बनाए हैं, ठीक है, और टू द पॉइंट बनाए हैं। और गाइज मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बनाए हैं क्योंकि मैंने रिसेंटली क्वालिफाई किया, तो मुझे पता है कि पेपर पैटर्न क्या होता है, किस चीज़ को ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जिस टॉपिक को कम करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए हमारी, और मैंने किस तरह से एग्ज़ाम को अटेम्प्ट किया। तो आई होप गाइस कि मेरी जितनी भी मैंने जिस तरह से एग्ज़ाम पैटर्न देखा है, मैंने जिस तरह से पेपर की प्रिपरेशन की है, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम में। तो इसीलिए गाइज, और इसके अलावा गाइज मेरा टेलीग्राम पे जो चैनल है सेयस टू लिटरेचर, वहाँ मैं अपने सारे पीडीएफ्स भी अपलोड करती हूँ। तो आपको अपने नोट्स बनाने में, उनको रिवीजन करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी गाइज। तो आप मेरा वो चैनल भी टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए गाइज, आज का सेशन शुरू करते हैं। आज की हमारी थ्योरीज के आई ए रिचर्ड्स। गाइज, इनके जो नाम है, इसकी फुल फॉर्म की बात की जाए तो वो है आइवोर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स। ठीक है गाइस, आइवोर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स। ठीक है गाइस, और ये ब्रिटिश थियरिस्ट थे गाइस। ठीक है, इन्हें गाइस हम फाउंडर ऑफ लिटरेरी न्यू न्यू लिटरेरी क्रिटिसिज्म और क्रिटिकल क्रिटिसिज्म, ये फाउंडर इन्हें बोला जाता है गाइस। ठीक है, और इनके लाइफ स्पैन की बात करें जैसे मैंने मेंशन की हुई है 1893 टू 1979। ठीक है गाइस, मैंने यहाँ पर इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स को मेंशन किया है, बट इनको हम बाद में समझेंगे क्योंकि मैं आपको ट्रिक से समझाऊंगी। ठीक है, इससे पहले तो लिटरेरी थियोरी अगर हम बात करें क्या होती है, तो गाइस सेट ऑफ आइडियाज, टूल्स, प्रिंसिपल्स, देन वर्क इंटरप्रिटेशन। मतलब कोई भी सेट ऑफ आइडियाज, टूल्स, प्रिंसिपल्स, इनके जिस नज़रिए से हम किसी वर्क को समझते हैं उसका इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसे लिटरेरी थियोरी कहते हैं। मान लीजिए अगर मैं फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करती हूँ, ठीक है, तो मैं हर वर्क को पहले देखूंगी कि इसमें वुमेन्स का रोल कैसे प्ले किया गया है, वुमेन्स को कैसे डिस्क्राइब किया गया है। तो ये एक तरीके से हमारा बाइनोक्लियर हो जाता है, चश्मा हो जाता है। इस नज़रिए से हम उस वर्क को देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है गाइस, वो होता है लिटरेरी थियोरी कि हम किस थियोरी से उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। देन गाइस, जैसे मैंने अभी बोला कि द फाउंडर ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म। गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है इससे कि हु इज द फाउंडर ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म। ठीक है गाइस, तो अगर हम बात करें कि व्हाट इज न्यू क्रिटिसिज्म, तो गाइस न्यू क्रिटिसिज्म इज अ टोटल ऑपोजिट वी कैन से ऑफ लिटरेचर। कि लिटरेचर में हम क्या कहते हैं कि कोई भी हम वर्क पढ़ते हैं तो हम कोशिश करते हैं उस लिटरेचर को समझने की कि राइटर ने पर्टिकुलर राइटर के ऊपर उसका इम्पेक्ट होता है कि राइटर की क्या आइडियोलॉजी रही है, राइटर क्या सोचता है, और राइटर ने किस किस को कॉपी किया है, ये सब। बट न्यू क्रिटिसिज्म क्या कहता है गाइस कि बिना किसी इम्पैक्ट के कि राइटर ने क्या सोचता है,
राइटर की क्या आइडियोलॉजी है, हम सिर्फ एक वर्क को उसमें लिखे हुए टेक्स्ट के अकॉर्डिंग समझे कि टेक्स्ट क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, इसमें ना तो हम अपनी आइडियोलॉजी इन्वॉल्व करें कि हम क्या सोचते हैं, ना किसी राइटर की, जिस राइटर ने इस वर्क को लिखा है, क्योंकि उससे क्या होता है गाइस, हम बायस्ड हो जाते हैं। हम अगर अपनी आइडियोलॉजी इन्वॉल्व करें तब भी हम बायस्ड हो जाते हैं, और अगर हम राइटर की आइडियोलॉजी को इन्वॉल्व करते हैं कि राइटर ने किस तरह के वर्क्स लिखे हैं, तो हो सकता है कि हम सोचें कि अच्छा राइटर ने ये भी वर्क उससे रिलेटेड ही लिखा होगा, तो हम बायस्ड हो गए। लेकिन अगर कोई वर्क हम सिर्फ देखें कि हमने कोई वर्क टेक्स्ट पढ़ा, तो हम उसे समझने की कोशिश करते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है, तो वो होता है गाइस न्यू क्रिटिसिज्म ऑफ अ वर्क। ठीक है, आई होप आपको मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपको समझ आ रहा होगा गाइस। थोड़ा टफ है टॉपिक, लेकिन प्लीज समझना तो पड़ेगा क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते हैं डायरेक्ट। देन प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, गाइस न्यू क्रिटिसिज्म के बाद इन्होंने ये प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म एक, हम कह सकते हैं सोशल एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें, बहुत सारे थियरीज ने एक्सपेरिमेंट किए हैं, जैसे नोआम चॉम्स्की है, प्याजे है, थॉर्नडाइक है। ठीक है, तो उसी तरह इन्होंने एक ही सोशल एक्सपेरिमेंट किया था, सोशल थियरी दी थी। तो गाइस उन्होंने क्या किया, वह एक प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी में, आई थिंक कैम्ब्रिज में थे। ठीक है, तो उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को क्या किया, एक पेपर पर कुछ थियरी कुछ वर्क्स को लिख के उन्हें स्प्रेड कर दिया सब बच्चों को पढ़ने को। ठीक है, मतलब वो रैंडमली वर्क्स थे, उन्हें ये नहीं बताया गया कि किस राइटर का है, किस एरा का है। ठीक है, ताकि वो चाहते थे कि पर्टिकुलर स्टूडेंट पर, पर्टिकुलर रीडर पर किसी वर्क का क्या इम्पैक्ट होता है जब उसे नहीं पता होता कि इसका राइटर कौन है। ठीक है गाइस, तो ऑन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ही गिव रैंडम वर्क विदाउट गिविंग राइटर्स नेम। ठीक है, तो गाइस इसीलिए इन्हें पता चला कि अगर हम किसी राइटर का वर्क ऐसे रैंडमली स्प्रेड करते हैं तो उसका रीडर पर क्या इम्पैक्ट होता है और रीडर उसे किस तरह लेता है। तो इसीलिए गाइस इन्हें फाउंडर ऑफ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म भी कहा जाता है। ठीक है, देन गाइस बेसिक लैंग्वेज इंग्लिश, गाइस इन्होंने बेसिक लैंग्वेज और बेसिक इंग्लिश का कॉन्सेप्ट दिया। सबसे पहले इन्हें बोला जाता है कि हु इज द फाउंडर ऑफ बेसिक इंग्लिश। मतलब कि जब हम किसी लैंग्वेज को पढ़ते हैं तो हम स्टार्टिंग में कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट फ्रेजेज हैं जिसके थ्रू हम उस लैंग्वेज के थ्रू कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। ठीक है, उसे सीखते हैं। जैसे मान लीजिए हम इंग्लिश सीख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक जो फ्रेजेज है जिसके थ्रू हम सामने किसी बंदे से, किसी पर्सन से कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, तो हम क्या सीखेंगे, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, वेलकम, वेल डन। तो कुछ जो सिंपल फ्रेजेज हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज की जाती है, उनको ही समझेंगे। तो इसीलिए इन्होंने बेसिक इंग्लिश या बेसिक लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट डेवलप किया। देन गाइस इन्हें 20th सेंचुरी के, अगर हम बात करें कि इन्होंने साइकोलॉजी और साइंटिफिक लिटरेचर का कॉन्सेप्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया इन क्रिटिसिज्म। ठीक है गाइस, क्योंकि इन्होंने साइंटिफिकली चीज़ों को डिस्क्राइब करने की कोशिश की। तो ही इन्वॉल्व साइकोलॉजी इन क्रिटिसिज्म, फर्स्ट टाइम हाउ साइकोलॉजी इम्पैक्ट ऑन रीडर्स माइंड। कि मतलब अगर हम किसी वर्क को बिना राइटर के बताए तो वो हमारे माइंड पे किस तरह इम्पैक्ट करती है, हम उसे किस तरह लेते हैं। गाइस ही ऑल्सो टॉक अबाउट द स्टडी ऑन एस्थेटिसिज्म, कि मतलब अगर हम किसी चीज को किसी पर्टिकुलर जॉनरा में इन्वॉल्व करके देखें। एस्थेटिज्म का मतलब ऐसे होता है कि ब्यूटी, या फिर अगर हम किसी वर्क में देखें कि हमारा पर्सनल आइडियोलॉजी उसमें क्या है, इंडिविजुअली हम किसी चीज को देखें। ठीक है, when mind think it went wild and it can describe as impulses conflicts in mind। गाइस क्योंकि देखो इन्होंने ये जो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का जो आइडिया है उन्होंने क्यों दिया कि अगर हम किसी राइटर को या किसी वर्क को किसी पर्टिकुलर राइटर से एसोसिएट करके देखते हैं तो हमारी जो आइडियोलॉजी वो लिमिटेड हो जाती है किसी पर्टिकुलर जॉनरा में। बट अगर हम किसी टेक्स्ट को रीडर्स को ऐसे ही दे दें और फिर बोलें कि अब आप इसे इंटरप्रेट करिए, तो गाइस हमारा माइंड बहुत रैशनली नहीं, बहुत वाइडली वर्क करता है। मतलब हम काफ़ी सारे आइडियोलॉजीज को सोचते हैं, हमारे माइंड में जितने भी आइडियाज़ आते हैं, जो भी हमारी थॉट प्रोसेस होती है वो बहुत वाइडली रन करती है। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने इम्पल्सेस को यूज कर सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट जितने भी माइंड्स में चलते हैं वो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं।
तो काफ़ी वाइड जो एरिया है हमारा कवर होता है। जबकि हम किसी पर्टिकुलर राइटर से एसोसिएट करके देखते हैं तो हम एक पर्टिकुलर रिस्ट्रेन हो जाते हैं एक पर्टिकुलर बॉक्स में। गाइस नाउ अगर हम बात करें गाइस, पहले मैं ये बात करती हूँ। अगर हम बात करें कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसमें किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो गाइस क्वेश्चन नॉर्मली अगर एग्जाम में देखें तो बनते हैं कि कौन सी थ्योरी किस राइटर ने दी है, ठीक है। या फिर कौन सा कॉन्सेप्ट गिवन बाय विच राइटर। तो हम जो आईए रिसर्च से रिलेटेड जो हमारे पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है जो उन्होंने दिए हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। तो कॉन्सेप्ट गिवन बाय रिचर्ड, तो सबसे पहले उन्होंने दिया टू यूजेस ऑफ लैंग्वेज, और जिसे स्यूडो स्टेटमेंट भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया फोर काइंड्स ऑफ मीनिंग, ठीक है। देन थर्ड सेमियोटिक ट्राइंगल, देन फोर्थ पोइट्री एंड सिंथेसिस दिया, देन गाइस फिफ्थ फीड फॉरवर्ड, ठीक है। तो अगर हमारा क्वेश्चन आए, मान लीजिए मैचअप्स में आए कि चार थ्योरीज दे दी हमें और उनसे रिलेटेड चार थ्योरी दे दी, और मान लीजिए आईए रिचर्ड दे दी एक तरफ और दूसरी तरफ दे दिया फोर काइंड्स ऑफ मीनिंग सेमियोटिक ट्राइंगल, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा आईए रिचर्ड से सेमियोटिक ट्राइंगल सही होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, एक तरीका तो ये होगा। दूसरा आ जाता है कि वर्क्स दे दिए किसी राइटर के, ठीक है, उन्हें क्रोनोलॉजी में पुट करना है, तो आपको पता होना चाहिए सीक्वेंस में कौन सा वर्क पहले आया कौन सा बाद में आया। तीसरा तरीका होता है कि चार राइटर या पांच राइटर्स दे दिए और उनसे रिलेटेड वर्क्स दे दिए कि ये वर्क किससे रिलेटेड है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आइए रिचर्ड दे दिया एक तरफ और दूसरी तरफ दे दिया कि प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म बेसिक इंग्लिश, तो हमें पता होना चाहिए कि ये आइए रिचर्ड से रिलेटेड वर्क है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्पफुल होगा आपको पढ़ने में समझने में कि लिटरेरी थ्योरी से किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि लिटरेरी थ्योरी एक तो बहुत किसी हर के बच्चे को समझ में आने वाला टॉपिक नहीं है, ठीक है। आप कितने ही वीडियोस देख लीजिए फिर भी आप कंफ्यूजन में रहते हैं, बट आई डोंट नो गाइज, मुझे ये टॉपिक्स बहुत अच्छे लगते हैं और मुझे लगता है कि मैंने एग्जाम में इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है गाइज। तो आई होप मैंने जो भी आपको समझाया है वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मतलब मेरी पर्सनल एक्सपर्टीज कि मैंने खुद ने यूजीसी नेट का एग्जाम दिया और वो क्वालिफाई किया, तो वो आपको हेल्पफुल होगा, ठीक है गाइज। तो अब समझ लेते हैं कि फंक्शंस, जैसे कि हमने गाइस अभी समझा कि कॉन्सेप्ट गिवन बाय रिचर्ड, तो सबसे पहले है टू यूजेस ऑफ लैंग्वेज और स्यूडो स्टेटमेंट्स, उसके बाद है फोर काइंड्स ऑफ मीनिंग। तो मैं फोर काइंड्स ऑफ मीनिंग से स्टार्ट करती हूँ। फंक्शन ऑफ लैंग्वेज और एनी वर्क बेस्ड ऑन फोर काइंड्स ऑफ मीनिंग्स। तो गाइस हम कोई भी वर्क पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें चार तरह की हम चीज़ें इन्वॉल्व करते हैं, सेंस, फीलिंग, टोन और इंटेंशन। देखिए सेंस, जैसे कि है ना, सामने वाला आपकी बात से क्या समझ पा रहे हैं, आप क्या समझ पा रहे हैं। जैसे हमने बोला अच्छा, अगर कहें अच्छा, तो हमारा सेंस गाइस, हम जिस तरह से बोल रहे हैं सामने वाला उस सेंस से समझ जाएगा कि हम किस किस वे में बात को कह रहे हैं। तो ये तो थी बात सेंस की। देन फीलिंग, हम क्या फीलिंग पुट कर रहे हैं। मान लीजिए हम बहुत लो टोन में बोल रहे हैं तो समझ जाएगा अगला बंदा कि हाँ, सामने रीडर, कि हम सैड हैं। अगर हम बहुत एक्सप्रेस कर रहे हैं बात को, बार बार खुश हो रहे हैं, कुछ एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो समझ जाएगा सामने वाला बंदा कि हाँ, हम बहुत खुशी व्यक्त कर रहे हैं हमारी, ठीक है। देन टोन, हमारा टोन गाइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि अगर हम किसी बड़े से बात करते हैं तो हमारा टोन थोड़ा सॉफ्ट होता है, थोड़ा लो होता है, क्योंकि हम रेस्पेक्ट शो करने की कोशिश करते हैं। जबकि अगर हम किसी बच्चे से बात कर रहे हैं तो हम बहुत फ्री मैनर में बात करते हैं, ठीक है। और अगर हम हमारे कॉलीग से बात करते हैं तो हम बिल्कुल जैसे हमारी बिल्कुल एक फ्रेंड टोन होती है, फ्रेंडली मैनर में होता है, ठीक है गाइस। तो टोन बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी वर्ड को समझने में, हम हमारी बात करने में, रीडर को समझने में। देन इंटेंशन, कि गाइस हमने किस इंटेंशन से वो चीज़ लिखी है, हमारा मोटिव क्या है, हम क्या शो करना चाहते हैं, क्या कन्वे करना चाहते हैं हमारे वर्क के थ्रू, ठीक है गाइस। तो ये चार टाइप्स होती है। हम कोई कोई भी चीज़ अगर हम वर्क लिख रहे थे तो फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, ठीक है गाइस। रिचर्ड पुट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इन लिटरेचर, मतलब उन्होंने अपना साइंटिफिक जो उनका इंटरप्रिटेशन था, साइंटिफिक उनकी खुद की थॉट्स थी, वो वर्क में इंटरप्रेट करने की, कन्वे करने की कोशिश की है।
अब गाइस अगर हम इन्हें समझें तो इन्हें हम सेफ्टी SFTI से कन्वे कर सकते हैं। ओके, मैं लिख देती हूँ। जैसे पहला तो हो गया ये S, ठीक है, देन ये हो गया F, देन ये हो गया गाइस T, और ये हो गया I। ठीक है, तो सेफ्टी बन गया क्योंकि निमोनिक से हमें इजीली याद हो जाता है। तो सेफ्टी, साइंस, फीलिंग, टोन, इंटेंशन। बाकी ये दूसरा कॉन्सेप्ट इनका कहते हैं टू यूजेस ऑफ लैंग्वेज। मतलब लैंग्वेज जब हम कोई वर्क लिखते हैं तो उसमें दो तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं। पहली है साइंटिफिक, और दूसरी है इमोटिव। साइंटिफिक होती है जिसमें हम, अगर हम बहुत ज्यादा फैक्चुअल बात करें, रेशनल बात करें, जिसमें लॉगरिथम्स यूज करें, ठीक है, मतलब जो जो डायरेक्ट होती है। जैसे कि ऑब्जेक्टिव पेपर होता है तो उसका एक ही है ना ऑप्शन करेक्ट होता है। ठीक है गाइस, वो डिस्क्रिप्टिव नहीं होती है। ठीक है, उसे बोलते हैं हम साइंटिफिक लैंग्वेज। और अगर इमोटिव लैंग्वेज की बात करें, जैसे पोइट्री, पोइट्री क्या होती है, डिस्क्रिप्टिव होती है, इनडायरेक्ट होती है। एक चीज के काफी सारे हम नरेशन निकाल सकते हैं। हर हर किसी रीडर का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। ठीक है, सब्जेक्टिव होती है, जैसे अगर हम अपना वर्क सब्जेक्टिव, हमारा जो पेपर होता है सब्जेक्टिव हो तो हर कोई उसी क्वेश्चन के डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स लिखेगा। ठीक है गाइस, तो जब हमारी पोइट्री होती है तो हर एक रीडर को भी अलग अलग अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू डिस्क्राइब करने का हमें फ्रीडम होती है, डिस्क्रिप्टिव में, इमोटिव में। तो ये टू यूजेस ऑफ लैंग्वेज हो गया गाइस। ठीक है, कैन बी लॉजिक और इलॉजिक, फीलिंग, इमोशंस, हम सब अपने इमोशंस फीलिंग ज्यादा इसमें डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, देन गाइस इनका थर्ड कॉन्सेप्ट होता है सेमियोटिक ट्रायंगल। तो इट पब्लिश इन मीनिंग ऑफ मीनिंग, गाइस इनका जो वर्क था मीनिंग ऑफ मीनिंग, ठीक है, अलोंग विद ऑब्डन। इन्हीं के कंटेम्प्रेरी थियरीज थे। ऑब्डन बहुत ही फेमस है। कभी कभी ये भी आ जाता है कि मान लीजिए सेमियोटिक ट्रायंगल इन्होंने किसके संग पब्लिश किया, या फिर मीनिंग ऑफ मीनिंग में कौन कौन से थियरीज इन्वॉल्व है। ठीक है गाइस, तो ऑब्डन इंपॉर्टेंट है। ये लीजिए। ठीक है, तो अगर हम एक ट्रायंगल की बात करें तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि देखो, स्पीकर जो होता है हमारा सब्जेक्ट होता है। ठीक है, फिर जो कॉन्सेप्ट होता है जो हम कन्वे करना चाहते हैं वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो इंटरप्रिटेशन होता है, जो स्पीकर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तक कन्वे करने की कोशिश करता है, वो होता है साइंस और साइंस जो हम यूज करते हैं। अब साइन की बात जहाँ आ जाती है गाइस, जैसे ये मैं अलग से करवाऊंगी पूरा टॉपिक। साइन क्या होता है, हमारा सिग्निफायर और सिग्निफाइड, इन दोनों से मिलकर जो हमारा पूरी हम स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं वो साइन होता है हमारा। ठीक है गाइस, तो ये ट्रायंगल हो गया, पहला स्पीकर, दूसरा कॉन्सेप्ट जिसे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे, और साइंस और साइन। ठीक है, इन तीनों को मिलकर हमारी सेमेटिक ट्रायंगल थ्योरी बनती है गाइस। अब गाइस इनके वर्क्स को देख लेते हैं। जो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट गाइस यही है, या तो इनके कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते हैं या फिर इनके रिचर्ड्स के वर्क से आते हैं। ठीक है गाइस, तो इनको एक एक करके देख लेते हैं। मैं पहले थोड़ा सा हाईलाइट, थोड़ा सा मैं इसको बोल्ड कर देती हूँ। ठीक है, सबसे पहला वर्क है इनका, द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स। ठीक है गाइस, जो 1922 में आया था। इसका ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन बनते हैं आपके। ठीक है, आप गाइस थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं आती क्योंकि मैं डायरेक्ट यूज कर रही हूँ। 1920, मैंने 22 बोला ना, 27, सॉरी।
ठीक है 22। देन द मीनिंग ऑफ मीनिंग 1923 to 24 विद ऑगडन, जो मैंने अभी डिस्क्राइब किया आपको। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। गाइस इसी में इन्होंने अपनी लिटरेरी क्रिटिसिज्म की थ्योरी दी थी, उन्हें फाउंडर ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म बोला गया। ठीक है, उसके बाद है साइंस एंड पोइट्री। ठीक है, उसके बाद गाइस प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म आएगा 1929 में। देन बेसिक इंग्लिश 1930 में। देन इनका है मीनियस इन द माइंड। देन गाइस कॉलेज ऑन इमेजिनेशन 1960। देन द फिलोसफी ऑफ रेटोरिक 1936। देन स्पेक्युलेटिव इंस्ट्रूमेंट 1935 1955। देन बियॉन्ड इनका गाइस 1974। और देन इनका पोइट्रीज 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 1974 एंड कॉम्प्लीमेंटरीज 1976। ठीक है, अब इनको मैं ट्रिक से बताती हूँ आपको। देखो आप सुनिए, मैं बोलती जाती हूँ। तो गाइस इन्होंने फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिज्म को पढ़ना शुरू किया। ठीक है, उसका मीनिंग समझने की कोशिश की, लेकिन नहीं समझ में आया इनको। फिर इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म को समझने की कोशिश की, उसमें साइंस और पोइट्री को डाल दिया इन्होंने। उसका प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म करने की कोशिश की, फिर उसे भी छोड़ दिया, वो भी नहीं समझ में आया इन्हें। ठीक है, फिर इन्होंने कोशिश की कि चलो बेसिक इंग्लिश समझने की कोशिश करते हैं, वो तो ईजी, वो तो समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, लेकिन उसमें भी इनका माइंड नहीं लगा। ठीक है, और उसको सोचते सोचते ये इनके माइंड में कॉलरिज की थ्योरी आ गई कि कॉलरिज इमेजिनेशन कैसे करता है। ठीक है, कॉलरिज को फिलोसफी ऑफ रिटोरिक कैसी है, तो मतलब न जाने कहाँ से कहाँ चले जा रहे थे ये, फिर उसे भी छोड़ दिया। फिर उन्होंने कहा अच्छा मैं तो इंस्ट्रूमेंट्स को कोशिश करता हूँ इंस्ट्रूमेंट को समझने की। मतलब ये इन सबको समझते समझते बियॉन्ड चले गए। ठीक है, पोइट्रीज के, और उसमें न जाने क्या क्या कॉम्प्लीमेंट्रीज ऐड कर दी। ठीक है गाइस, इस तरह आपको समझ में आ रही होगी मैं क्या कहना चाह रही हूँ। दोबारा से देख लेते हैं ट्रिक। सबसे पहले इन्होंने फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स को समझने की कोशिश की, उसका मीनिंग समझने की कोशिश की, बट नहीं समझ में आया। ठीक है, फिर इन्होंने सोचा प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म समझने की कोशिश करते हैं। उसमें इन्होंने साइंस और पोइट्री भी इन्वॉल्व कर दी, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म कर दिया उसका, फिर उसे उन्हें समझ नहीं आया, छोड़ दिया। फिर उन्होंने कहा चलो बेसिक इंग्लिश ये तो ईजी है, इसे समझने की कोशिश करते हैं, वो भी नहीं समझ में आई। फिर माइंड में बेसिक इंग्लिश को समझते समझते कॉलरिज की थ्योरी आ गई इनके माइंड में कि कॉलरिज ने इमेजिनेशन कैसे की थी, उसकी फिलोसफी क्या थी रिटोरिक की। ठीक है, फिर उन्होंने उसे भी छोड़ दिया। फिर उन्होंने कहा चलो अपन तो इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ते हैं, वो भी नहीं समझा। फिर वो इन सब के बियॉन्ड चले गए पोइट्रीज में, और जाने कौन कौन सी नई नई तरीके की कॉम्प्लीमेंट्रीज करने की कोशिश की, क्या कॉम्प्लीमेंट्रीज इन्वॉल्व कर दी, इन्वेंट कर दी। तो आई होप गाइज मेरा ये सेशन जो आई ए रिसर्च से रिलेटेड है बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर गाइज आपको ये सेशन समझ में आया है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये कैसा लगा। आज के लिए इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।